हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जानवी के माता पिता उसकी शादी प्रिंस नाम के लड़के से करवा देती है और वो शादी के बाद अपने ससुराल में पहला कदम रखती है, जहाँ उसकी ननद मधु अपने भैया भाभी का स्वागत करते हुए उन्हें अंदर बुलाती है। आइए आइए भाभी, अंदर आइए, मैं आपको सबके कमरे दिखाती हूँ। जानवी को मधु सारे कमरे दिखा देती है और जानवी इतना बड़ा घर देखकर मन में बोलती है, इतना बड़ा घर, कितना आलीशान लग रहा है। कुछ दिनों तक तो जानवी के साथ मिलकर मधु काम करवाती है, लेकिन फिर वो सोचती है, अब तो भाभी आ गई है, अब तो सारा काम करना उनकी जिम्मेदारी है। फाइनली मैं फ्री हो जाऊंगी। जानवी बहुत ही भोली थी और मधु ये सोचकर उसका फायदा उठाने लग जाती है और एक दिन उससे बोलती है, अब तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। भाभी, मेरे कमरे में जरा झाड़ू लगा देना। अभी लगा देती हूँ दीदी। जल्दी, और फिर पोछा भी लगा देना। और भाभी फैन ऑफ कर दो, ठंड लग रही है मुझे। कितनी ठंड है। जानवी मधु के कमरे से काम करके चली जाती है और मधु अपने कमरे में बैठी बस खाती पीती रहती और ऑर्डर दिया करती। कुछ दिनों तक तो मधु अपना छोटा मोटा काम खुद कर लिया करती, लेकिन अब उसको जानवी की आदत हो गई थी, जिसके कारण या तो वो पूरा दिन टीवी देखती या फिर कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनती रहती। जानवी सुबह रोज अपने पति और ससुर को ऑफिस भेजकर हर रोज की तरह मधु के कमरे में सफाई करने आती है। ऐसे ही जानवी सफाई कर रही होती है, तभी मधु अपनी भाभी को बोलती है, भाभी कहाँ हो? हाँ बोलो दीदी, क्या हुआ? भाभी, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगा दो और आप भी खा लो मेरे साथ। अभी लाती हूँ। भाभी, आते हुए पानी लेते आना। पानी का ग्लास भी खुद उठाकर वो नहीं पीती थी और उसकी कामचोरी ने हद मचा दी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगा और रात हो गई। प्रिंस और उसके पापा अपने ऑफिस से घर आते हैं और उनके घर आते ही मधु रोज उनके सामने काम करने का नाटक किया करती। ऐसे ही एक दिन जानवी कपड़े धोने लगती है और सारे कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन तभी प्रिंस जल्दी ही घर ऑफिस से आ जाता है और अपने भाई को देखकर मधु जबरदस्ती अपनी भाभी के साथ कपड़े धुलवाने लगती है। कुछ देर बाद जानवी रसोई में जाकर रात का खाना बनाकर रख देती है और जब सब एक साथ टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, तभी मधु सबके लिए खाना लगा देती है और प्रिंस खाना खाते हुए बोलता है, अरे खाना किसने बनाया है? बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है, मजा आ गया। मैंने बनाया है भाई। हाँ, खाना सच में बढ़िया बनाया है मधु, लेकिन तू कब से इतना बढ़िया खाना बनाने लग गई? पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा मेरा। हाँ, क्या ग्रेवी है पनीर की, मजा आ गया। बेचारी जानवी सब कुछ देखती हुई भी कुछ नहीं बोल पाती। ऐसे ही एक दिन मधु के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। सही मुहूर्त देखकर कुछ दिनों में उस लड़के से उसकी सगाई हो जाती है। समय गुजरता है, जानवी रोज की तरह काम करती रहती है और मधु अपने भाई और पापा के घर आने के टाइम पर उनके सामने काम करने लगती है। लेकिन मधु को जब हर वक्त काम करते हुए देखकर प्रिंस कमरे में जाकर जानवी से बोलता है, मेरी बहन को नौकरानी बना दिया तुमने जब से आई हो। मैंने तुम्हें काम करते हुए नहीं देखा, वही काम करती नजर आती है। तुम यहाँ आराम करने के लिए आई हो क्या? चुप रहिए आप। अगर आपको लगता है कि मधु ही सारा काम करती है तो सच मैं बताती हूँ आपको। आराम मैं नहीं, तुम्हारी कामचोर बहन करती है। मधु सबसे बड़ी कामचोर है और आपके और बाबूजी के आते ही काम करने का नाटक करने लगती है। खाना मैं बनाती हूँ और नाम ये अपना लगाती है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने दिनों तक ये बात छुपा कर क्यों रखी? मैंने सोचा शादी के बाद जिम्मेदारी पड़ेगी तो अपने आप समझ जाएगी। कम से कम अपने घर तो आराम कर ले, शादी के बाद तो उसे काम करना ही है। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। रुकिए, कोई बात नहीं, कुछ मत बोलो मधु से। वैसे भी कुछ दिनों बाद उसे अपने ससुराल जाना ही है। दिन गुजरने लगते हैं और कुछ दिनों बाद मधु की शादी उसके मंगेतर हिमांशु से हो जाती है और विदाई के समय प्रिंस मधु से बोलता है, मधु, ससुराल में हमें कोई बुराई मत दिलवाना, सारा काम जिम्मेदारी से करना, नहीं तो सारी बात माँ पर आएगी कि इसकी माँ ने कुछ नहीं सिखाया होगा। शिकायत का मौका नहीं देना किसी को। शादी के बाद मधु अपने ससुराल आती है, जहाँ उसकी सास आरती की थाली लेकर
उसका स्वागत करती है। दिन गुजरते जाते हैं। मधु की मेहंदी उतरने के बाद उसकी सास माला उससे बोलती है, बेटा आज से तुम काम कर सकती हो। ओफो, अब ये सारा काम करना पड़ेगा। हे भगवान। इतना सारा काम देखकर मधु घबरा जाती है। मधु अपने भाई की बात को याद करके जैसे तैसे काम करने लगती है। ऐसे ही एक दिन रसोई में गंदे बर्तनों को देखकर वो गुस्से में बोलती है, मेरे ऊपर तो बर्तनों का ढेर लगा रखा है और अभी कपड़ों का भी पहाड़ बना हुआ है। पहले कपड़े धोऊं कि बर्तन धोऊं? एक काम करती हूँ, पहले कपड़े धो लेती हूँ, फिर खाना बनाऊंगी और शाम को सारे बर्तन धो दूंगी। मधु कपड़े धोकर सुखाकर रसोई में खाना बनाने चली जाती है और खाना बनाकर डालकर अपनी सास और अपने लिए ले आती है। दोनों खाना खाकर बर्तन वहीं छोड़कर अपने अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। शाम को जब माला बर्तन उठाकर रसोई में रखने जाती है तो वो बर्तनों का ढेर देखकर बोलती है, ये क्या, इसने सुबह के बर्तन अभी तक नहीं धोए? माला मधु के कमरे में जाकर उसे उठाती है, लेकिन मधु गहरी नींद में आराम से सो रही होती है। लेकिन माला उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोलती है, बहू उठ, बहू। ए मधु, कितनी गहरी नींद में सो रही है, जैसे काफी सालों से नींद पूरी ना हुई हो। अभी रुक तू। कौन है? कौन है? मम्मी जी आप हैं? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों फेंका? उठ नहीं रही थी इसलिए। तो मुझे बोलकर हिलाकर भी तो उठा सकती थी ना। उठाया था लेकिन तो फिर भी नहीं उठी। फालतू की बातें छोड़ और ये बता कि अभी तक बर्तन क्यों नहीं धोए? अपनी काम चोरी अपने घर पर दिखाइयो, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। जा जाकर बर्तन धो। मधु को अपने भाई की बात याद आती है और वो बिना बहस किए अपना काम करने चली जाती है। बर्तन धोते हुए वो अपनी भाभी को मन में याद करके बोलती है, भाभी के साथ मिलकर अगर मैंने काम करवाया होता तो आज मैं इतना आलसी ना होती। अब मैं अपना आलस दूर करूंगी और सारे काम करूंगी, किसी को बोलने का कोई मौका नहीं दूंगी। मधु घर का सारा काम करने लगती है और वो काम चोरी छोड़कर मेहनती कामकाजी बहू बन जाती है। ऐसे ही एक दिन शाम होने पर मधु अपनी भाभी को कॉल करती है और उसकी भाभी फोन उठाकर बोलती है, आज कैसे फोन किया आपने? भाभी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक घर के सारे काम आपने अकेले किए और मैं बस सबके सामने अपना नाम लेती रही। कोई बात नहीं, अब बस तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, बाकी पुरानी बातें भूल जाओ। भाभी क्या आप मेरे भैया से बात करवा सकते हो? जानवी प्रिंस से मधु की बात करवा देती है और मधु प्रिंस से बातें करते हुए उसे सब सच बताती है, जिस पर प्रिंस बोलता है, मुझे ये बात पहले से ही पता थी। मैंने तुझे इसीलिए बोला था कि शादी के बाद हमें कोई बुराई मत सुनवाइयो। और ये बता, अब तो तू घर का काम करती है ना, या कामचोर बन के वहाँ भी बैठी रहती है? बेटा अब पता चल रहा होगा तुझे, अकेले सारा काम करना पड़ता होगा ना। नहीं भैया, अब मैं घर का सारा काम खुद से करती हूँ। अब मैं सुधर गई हूँ। मुझे पता है कि आलस हमें कितना बड़ा कामचोर बना देता है। चलो अकल तो आई, देर से ही सही। जब जिम्मेदारियों का बोझ मधु के सर पर पड़ता है तो वो कामचोर ननद से एक कामकाजी बहू बन जाती है। एक शादीशुदा लड़की बड़ी ही बेरहमी के साथ एक 50 साल की औरत को चाकू से एक के बाद एक वार करती जा रही थी कि आखिर में वो औरत मौके पर ही अपना दम तोड़ देती है। उसके मरने के बाद शादीशुदा लड़की खून में लथपथ चाकू को देखते हुए कहती है, जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा ना, मैं उसका यही हाल करूंगी। ये लड़की है नितारा, मरने वाली औरत विमला की बहू। नितारा का पति मोहन दिमागी रूप से कमजोर था। नितारा और उसकी सास में बड़ा ही प्रेम था। ऐसे ही एक दिन नितारा अपनी सास के बालों में चंपी कर रही थी कि तभी विमला उससे बोलती है, वाह मेरी क्या किस्मत है, मेरी बहू कितनी अच्छी और संस्कारी है, सारा दिन बस मेरी ही सेवा करती रहती है। माँ जी, आप एक भी मौका नहीं छोड़ती मेरी तारीफ करने का। अरे बहू तू भी क्या बात करती है, अरे जो तारीफ के लायक होगा उसी की तो तारीफ होगी ना। अच्छा माँ जी। वाह कितना अच्छा लग रहा है चंपी करवाने में। दोनों सास बहू इसी तरह खूब बातें करती हैं। ऐसे ही एक दिन विमला अपनी बेटी रीना को फोन करती है
और उससे बोलती है, और बेटी कैसी है तू? माँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? ससुराल में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ माँ सब ठीक है, आप बताओ। सब कुछ बढ़िया है बेटा, बस भगवान की कृपा से मुझे बहू नहीं बल्कि बेटी मिली है। अरे दिन रात मेरी सेवा करती रहती है वो। मैं सोच रही हूँ बस जल्दी से बहू मुझे इस घर के वारिस की आने की खबर सुना दे। मैं अपनी सारी संपत्ति अपने होने वाले पोते के नाम कर दूंगी, और जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी प्रॉपर्टी मेरी बहू संभालेगी। अरे माँ ये सब करने की क्या जरूरत है? कभी कभी किसी पर इतना भरोसा हमें ले डूबता है। हाँ हाँ, बहुत बड़ी हो गई है मेरी बिटिया। माँ ये सच है, और मेरी मानो तो ये सब मत करना। अरे तू चिंता मत कर बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नितारा अपनी सास और ननंद के फोन पर हो रही सारी बातों को सुन लेती है। इसी तरह कुछ दिन तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता है, और एक रात नितारा चुपके से सबके सो जाने के बाद घर से बाहर जाती है और करीबन 1 घंटे के बाद वहाँ से वापस आ जाती है। ऐसे ही ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है, और एक दिन नितारा अचानक से उल्टियाँ करने लगती है और वो अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। आ रही हूँ बहू। अरे ऐसा क्या हो गया जो इतनी खुश नजर आ रही है तू? आइए तो। हाँ बोल, क्या बात है? माँ जी वो बात ये है कि आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में? हाँ जी माँ जी। बहू तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। अरे मैं दादी बनने वाली हूँ, दादी। तभी वहाँ पर चॉकलेट खाता हुआ मोहन आ जाता है, तो नितारा उससे कहती है, मोहन जी आप पापा बनने वाले हैं। मैं पापा कैसे बनने वाला हूँ? भगवान जी ने बनाया। तो मेरा बच्चा कहाँ है? अभी तो मेरे पेट में है। क्या पेट में? मगर ये पेट में कैसे आ गया? ओफो मोहन, तू अपने कमरे में जा। ऐसे ही एक दिन नितारा मोहन को उसका चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है। थोड़े ही समय के बाद जब वो लोग घर वापस आते हैं तो उनके साथ में एक अर्जुन नाम का लड़का भी होता है। उस लड़के को देखकर विमला नितारा से पूछती है, बहू ये कौन है? माँ जी ये बड़े ही भले आदमी हैं। अगर आज ये ना होते तो शायद मैं और मोहन जी जिंदा ना होते। हाय राम जी, अरे ये क्या बोल रही है बहू? माँ जी इन्होंने आज मेरा और मोहन जी का एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। वैसे कहाँ रहते हो आप? ये शहर में नए आए हैं तो रेंट पर कमरा ढूंढ रहे हैं। हमारा घर इतना बड़ा है माँ जी, क्यों ना हम इन्हें अपने घर पर रख ले। हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा किया तूने इसको यहाँ लाकर। विमला अर्जुन को अपने घर में एक कमरा रेंट पर दे देती है। यूं ही हंसी खुशी समय चलता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन नितारा की सास उससे बोलती है, बहू अपना और अपने इस होने वाले बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ माँ जी। इस घर की सारी संपत्ति मैंने अपने वारिस के नाम कर दी है, और हाँ जब तक मेरा पोता बड़ा नहीं हो जाता तब तक ये सारी संपत्ति तू संभालेगी। ओफो माँ जी मैं ये सब कैसे करूँगी? हो जाएगा सब। अब मैं फ्री होना चाहती हूँ इन सारी जिम्मेदारियों से। मुझे नहीं पता, अब जो भी करना है तुझे ही करना है। सारी जिम्मेदारियाँ अब तू ही संभालेगी। माँ जी ये सब करने की क्या जरूरत है? मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी हूँ। मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। हाँ तू मेरी बेटी है, इसीलिए तो तेरे को सारी जिम्मेदारी दे रही हूँ इस घर की। ठीक है माँ जी, जैसा आपको सही लगे। इसी तरह एक रात विमला पानी पीने के लिए उठती है और उसको अर्जुन के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। तो वो पैर दबाते हुए उसके कमरे की तरफ चली जाती है और वो नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखती है कि अर्जुन और नितारा एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। ये सब देखकर विमला को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो वहीं चुपचाप खड़ी होकर उनकी बातें सुनती है। तभी नितारा अर्जुन से बोलती है, डार्लिंग प्रॉपर्टी तो उस बुढ़िया ने मेरी नाम कर ही दिया। अब हम आने वाले 1-2 दिनों में यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ अब वो दिन आ गया है जब हम दोनों एक साथ रहेंगे और अमीर भी हो जाएंगे। उस पागल को झेल झेल कर मैं तंग आ गई हूँ। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ तुमने ये सब किया कैसे? सिंपल बेबी, नकली प्रेगनेंसी का नाटक किया। बस उस बुढ़िया को खबर ही तो सुननी थी कि उसके घर का वारिस आने वाला है, तो दे दी खुशखबरी, बना दिया दादी उसे। विमला ये सब देखकर पुलिस को फोन कर देती है और नितारा के पास जाकर उससे कहती है, वाह
अरे क्या खेल रचा है तूने नासपीटी, इतनी घटिया औरत है तू। अरे तेरी जैसी औरत अपने लालच के चक्कर में किसी का भी घर उजाड़ देती है, किसी की भी जिंदगी खराब कर देती है। बस थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में पुलिस आती ही होगी। तेरा खेल अब खत्म हो चुका है। ओहो, तो आखिर आपको पता चल ही गया मेरी चाल के बारे में। चलो, आधा सच आप जान ही चुकी हैं, तो आधा मैं बता देती हूँ। अर्जुन कोई अनजान नहीं है, बल्कि मेरा दूसरा पति है। घर वाले हम दोनों की शादी के खिलाफ थे, इसलिए मैंने आपके उस पागल बेटे से शादी करी और फिर दोबारा से अपने प्यार यानी कि अर्जुन के साथ शादी कर ली। अरे कुलक्षणी, आज तक मेरे सामने शराफत का मुखौटा पहनकर अच्छी बनती रही, नाटक करती रही। अरे तू तो नागिन है, नागिन, और नागिन के जहर से भी ज्यादा जहरीली है तू। शर्म नहीं है बिल्कुल तेरे अंदर। अरे बिना खुद को खुश रखने में शर्म ही कैसी। अर्जुन मेरी खुशी है, मैंने उसे चुन लिया, वो मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो इसमें बुराई ही क्या है। और आपकी भी भलाई इसी में है कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसको चुपचाप बर्दाश्त कर लो। अरे कभी नहीं, मैं सबको तेरी असलियत बताऊंगी, और आज के आज पुलिस को आने दे। आज तेरी और तेरे इस आशिक की दोनों की पोल पट्टी खोलूंगी। ये सब सुनते ही नितारा साइड में ही रखा हुआ चाकू उठाकर विमला पर वार कर देती है और लगातार उसे मारती ही रहती है, जिसकी वजह से विमला की मौके पर ही मौत हो जाती है। तभी वहाँ पर मोहन आता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। नितारा और अर्जुन मिलकर विमला की लाश को ठिकाने लगा देते हैं। कुछ ही वक्त के बाद वो दोनों मिलकर मोहन को भी पागल खाने भेज देते हैं और पूरी जिंदगी अर्जुन और नितारा एक साथ अपना जीवन बिताते हैं। और इस डांस परफॉर्मेंस की ट्रॉफी जीतने वाले का नाम है मिसेस जागृति श्रीवास्तव। ओह माय गॉड, मैं ट्रॉफी जीत गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सोहिल जी देखिए, मैंने ट्रॉफी जीत ली। ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबाश शाबाश। जागृति नींद में अपने पति सोहेल को हाथ पैर चलाते हुए एक लात मार देती है, जिसकी वजह से वो धड़ाम जमीन पर गिर पड़ता है और फिर बोलता है, राम, मार डाला फिर से इस लड़की ने। लगता है वही सपना देख रही है। जागृति उठो, ये क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ सोहेल जी, सोने दो ना। नहीं, तुम नहीं सोओगी, मुझे तो सोने नहीं देती। मैं तुम्हारे पापा का स्कूटर नहीं हूँ जो तुम रात में कभी भी हाथ पैर मारना स्टार्ट कर देती हो। सॉरी सोहेल, मुझे पता नहीं चला। अगले दिन सुबह जागृति नहाकर रसोई में खाना बना रही होती है, लेकिन डांस करते हुए। आज खाना बनाऊंगी मैं यम्मी यम्मी, क्योंकि भरनी है मुझे सबकी टम्मी टम्मी। अरे ओ नासपीटी, तेरा चाय नाश्ता बना कि नहीं? आई माँ जी, बस पकोड़े बन गए। डांस करते हुए ही जागृति हाथ में चाय नाश्ता लेकर आती है और उसकी सास बबीता उसे ऐसे देखकर बोलती है, अरे मोरी मैया, अरे कैसे आ रही है मटक मटक के, नासपीटी जल जाएगी। अरे माँ जी कुछ नहीं होगा, कभी कभी लटके झटके मार कर भी काम करना चाहिए। अरे आराम से रख, नासपीटी जलाएगी क्या मुझे? और सोहिल कहाँ है? माँ जी वो रेडी होकर आ ही रहे हैं। ठीक है। अच्छा सुन, बहुत टाइम हो गया है, वो स्टोर रूम काफी दिन से बंद पड़ा है, तो उसकी साफ सफाई कर दियो। शायद मेरी बचपन की सहेली चंपा आए। ठीक है माँ जी, इनके जाने के बाद कर दूंगी। सभी बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। कुछ ही देर के बाद जागृति उस स्टोर रूम के पास जाती है और वहाँ का ताला खोलती है, जहाँ पर चूहे और ढेर सारे जाले होते हैं। जागृति हाथ में झाड़ू लेकर डांस करते हुए दीवार के हर एक कोने को अच्छे से साफ करती है और बोलती है, घर चमकाऊंगी दम दमादम, धूल हटाऊंगी मैं दम दमादम, माँ जी तारीफ करेगी मेरी फिर दम दमादम। जब वो कमरे की झाड़ पोंछ कर रही होती है तो उसके हाथ में कपड़ा होता है, और ऐसे में जब वो पुरानी घड़ी को साफ करने की कोशिश करती है कि तभी वो घड़ी गिरकर टूट जाती है और जागृति खुद से कहती है, ओह शिट, ये घड़ी कैसे टूट गई? अब तो माँ जी मुझे बहुत सुनाएगी। एक काम करती हूँ, इसे जल्दी से छुपा देती हूँ। जागृति जल्दी से घड़ी को छुपा देती है और पूरे कमरे को नाचते हुए बढ़िया तरीके से चमका देती है, जिसके बाद बबीता उससे कहती है, अरे बहू, जरा शाम को बाजार से सब्जियां ले आइयो।
ठीक है माँ जी, मैं ले आऊंगी। शाम होने पर जागृति गाने सुनते हुए हेडफोन लगाकर बाजार चली जाती है और सब्जी लेने के बाद सड़क पर ही गुनगुनाते हुए डांस करने लगती है। मैं चली सब्जी मंडी की गली, कोई रोके ना मुझे। मैं चली हाँ 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 सासू माँ, मुझे जाना है वहाँ, मिलते प्याज है जहाँ। मैं चली। जागृति का ये गाना सुनकर बाजार के आसपास के लोग उसे देखकर बहुत हंसते हैं और कुछ तो उस पर रहम खाकर उसके पैरों के पास पैसे तक फेंक देते हैं। साथ ही बोलते हैं, हाय देखो इस लड़की को, कपड़ों से तो बहुत अमीर लग रही है, पर दशा, आय हाय हाय भगवान। हाँ बहन, कितनी फूल सी सुंदर लड़की होने के बाद भी बेचारी सड़क पर गाना गाकर अपना खर्चा चला रही है। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं। लोग जागृति के बारे में तरह तरह की बातें बनाते हैं, साथ ही उसकी ये वीडियो बनाकर अपलोड भी कर देते हैं। लेकिन इस सब की जागृति को कोई भनक भी नहीं होती और वो सब्जियां लेकर अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन सोहेल अपने काम की वजह से 2 दिन के लिए मुंबई चला जाता है। दोनों सास बहू खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती हैं। तभी जागृति अपने कमरे में सोने की कोशिश बहुत करती है, लेकिन उसे अकेले सोने से बहुत डर लगता है। ऐसे में वो कहती है, अरे आज मैं कैसे सोऊंगी? सोहेल जी के बिना तो मुझे नींद नहीं आ रही। कमरा तो काटने को दौड़ रहा है। एक काम करती हूँ, बत्ती जला देती हूँ। जागृति फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सो पाती कि तभी वो एक चादर ओढ़कर हाथ में फोन की टॉर्च जलाकर अपनी सास के कमरे में चली जाती है और फिर कहती है, माँ जी उठिए ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अरे कलमुही, सोने देना। बबीता आँख खोलकर जैसे ही अपनी बहू को देखती है तो उसे देखकर वो बहुत डर जाती है और हांफते हुए बोलती है, अरे बहू, पागल वागल है क्या तू? इतनी रात को चादर ओढ़ कर आ रही है, हार्ट अटैक देगी क्या मुझे? माँ जी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे डर लग रहा है अकेले सोने में। इतना बोलने के बाद बबीता उसे अपने पास सुला लेती है। कुछ ही घंटों के बाद जागृति सपने में नाचते हुए हकीकत में अपनी सास को हाथ पांव मार देती है, लेकिन बबीता का ध्यान नहीं होता। जिसके बाद जागृति एक जोरदार लात मारती है, जिसकी वजह से उसकी सास धड़ाम से नीचे गिर जाती है और फिर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे मोरी मैया, अरे मार डाला डंकनी, करम जली, कमर तोड़ दी मेरी। उसकी आवाज सुनकर जागृति अपनी सास को उठाती है, जिसके बाद उसकी सास बबीता जागृति को खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे नाच पिटी, सोते हुए भी चैन नहीं है क्या तुझे? सारा दिन नाचती रहती है रसोई में। अरे सोने के टाइम तो चैन से सोया कर, सोते टाइम भी लटके झटके मारती रहती है। सॉरी माँ जी, गलती से लग गई। सपने में नाच रही थी, हकीकत में लात मार दी, जानबूझकर नहीं किया। इस तरह वो दोनों आराम से सो जाती हैं। अगली सुबह जागृति फिर से लटके झटके मारकर घर का काम कर रही होती है कि तभी डोर पर डोरबेल बजती है। आवाज सुनकर बबीता दरवाजा खोलने जाती है और इतने में जागृति को सोहेल का फोन आ जाता है और वो उससे बोलती है, सोहेल जी आप कब आ रहे हैं और कहाँ हैं? अरे वो छोड़ो, पहले तुम ये बताओ, तुम्हें पैसे की कमी पड़ रही है क्या? ये क्या कांड करके आई हो बाजार में? जी मैं समझी नहीं। घर आकर सब बताता हूँ। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और फिर जागृति बाहर अपनी सास के पास चली जाती है, जहाँ दरवाजे पर बहुत सारी मीडिया कैमरा लेकर ढेरों पिक्चर्स क्लिक कर रही थी। साथ ही एक रिपोर्टर माइक लेकर जागृति से पूछता है, मैम आपने ये सफर ऐसे शुरू करने की कैसे सोची? क्या आपको ये आइडिया खुद मिला फेमस होने के लिए या आपकी किसी ने मदद की? अरे बहू, ये इतने सारे लोग तेरे बारे में यहाँ पूछने क्यों आए हैं? माँ जी मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप बताएंगे कि आप किसके फेमस होने की बात कर रहे हैं? अरे मैम, वही आपकी वायरल वीडियो के बारे में बात हो रही है, जो आपने कल इतना सुरीला गाना गाया बाजार में। ये देखिए वीडियो। हाय दैया, बहू तू कल गाना गा रही थी बीच बाजार में, और ये तेरा बंदरिया वाला डांस, ये सब क्या है? अरे सब्जी लेने गई थी या मटकने गई थी वहाँ पे?
माँ जी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया, और ये वीडियो किसने बना दी मुझे तो ये भी नहीं पता। तू तो बाहर भी थी रकाई, वाह क्या कारनामे है तेरे नासपीटी। जी देखिए, मैं आप सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। ये सब मैंने फेमस होने के लिए नहीं किया, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये वीडियो किसने कब बनाकर अपलोड किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आप सभी यहाँ से चले जाइए। इस तरह मीडिया तो वहाँ से वापस चली जाती है, लेकिन जागृति हमेशा के लिए अपने लटके झटके मारना बंद कर देती है। अब वो जहाँ पर भी जाती बिल्कुल सीधे जाया करती, और अब तो उसने लटके झटके बाहर तो सही लेकिन घर में भी मारने बिल्कुल बंद कर दिए थे। जिसके बाद उसकी सास और पति उससे बहुत खुश होते हैं और एक साथ सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। बरखा के गांव बेलापुर से थोड़ी ही दूरी पर पहाड़ियाँ थी, जहां काफी सारी छोटी छोटी गुफाएं भी थी। एक शाम बरखा पहाड़ियों पर से लकड़ियां जमा करके घर आ रही थी। शाम हो चुकी थी और इस वजह से हल्का अंधेरा था। आसपास किसी के ना होने की वजह से बरखा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बरखा, बरखा, यहाँ आओ बरखा। बरखा पीछे मुड़ कर देखती है, पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता और वो खुद से बोलती है, क्या है? अभी तो मुझे किसी ने आवाज दी थी, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बरखा फिर से जल्दी से अपने कदम बढ़ाने लगती है। तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज आती है, और जैसे ही वो पीछे पलटकर देखती है तो उसे महसूस होता है जैसे पास में बनी एक छोटी सी गुफा में से उसे कोई पुकार रहा है। वो अपनी सूखी लकड़ियों को साइड में रखकर उस गुफा के अंदर जाती है, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी वो कहती है, हाय हाय हाय, ये मैं कहाँ आ गई? कितना अंधेरा है यहाँ पर, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। इतना कहकर बरखा जैसे ही गुफा से बाहर निकल रही होती है, तभी वो गुफा खुद ब खुद बंद हो जाती है और चारों तरफ जुगनू चमकने लगते हैं और सारा अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। तभी गुफा से आवाज आती है, बरखा, ये जादुई गुफा है, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। कौन बोला? कौन बोला? सामने आओ। अरे मैं बोल रही हूँ, ये गुफा। तुम बोल सकती हो? भूत हो, चुड़ैल हो? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। मैंने तो आज तक एक मच्छर नहीं मारा, प्लीज मुझे मत मारो। अरे मैंने तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं बल्कि दोस्ती के लिए बुलाया है। मैं जादुई गुफा हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। बदले में बस तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी। सच में क्या? तुम मेरी सारी इच्छा पूरी कर सकती हो? पर मैं कैसे मानूं? जो दिल चाहे मांग कर देख लो। ठीक है, तो मुझे अच्छा सा खाना दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। बरखा के इतना बोलते ही उसके आगे बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना आता है। खाना देखकर बरखा की आंखों में चमक आ जाती है और वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो सच में जादुई गुफा हो। ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त बन जाऊंगी, पर अभी मुझे जाना होगा। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। तुम चली जाओ, पर याद रखना, अगर तुमने मेरे बारे में या मेरे जादू के बारे में किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। गुफा की बात सुनकर बरखा चुपचाप खाना खाकर गुफा से बाहर निकलती है और अपनी लकड़ियों को लेकर घर आती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ रूपा उस पर गुस्सा होते हुए बोलती है, क्यों री पापन लड़की, कहाँ आवारागर्दी कर रही थी? सूरज ढलकर शाम से रात हो गई और तू अब घर आ रही है। वो माँ, बारिश की वजह से लकड़ियाँ गीली हो गई थी, तो सूखी लकड़ियाँ चुगने में टाइम लग गया। हाँ हाँ, झूठ तो देखो महारानी के, साफ साफ क्यों नहीं कहती आराम फरमा रही थी। आज तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि तू कभी देर से घर आने की सोचेगी भी नहीं। इतना कहकर रूपा पास में रखा हुआ डंडा उठाती है और बेरहमी से बरखा की पिटाई करती है और गुस्से में बोलती है, आज तो कम मारा है, दोबारा अगर देर से आई ना तो खाल नोच दूंगी तेरी। चल जाकर अब खाना बना, भूख लगी है मुझे। दर्द से तड़पती रोती बिलखती बरखा चौकी पर जाकर चूल्हा जलाती है और खाना बनाती है, जिसके बाद वो मन ही मन में सोचती है, काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो मुझे कभी ऐसे न मारती, कभी ऐसे नौकरों की तरह काम न करवाती। भगवान
आपने मेरी माँ को मुझसे क्यों छीन लिया? ऐसे ही सोचते सोचते बरखा खाना बनाती है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। जहाँ एक तरफ बरखा की माँ का उस पर अत्याचार बढ़ता जाता है, तो वहीं बरखा का जादुई गुफा से लगाव बढ़ता जाता है। बरखा जब भी वहाँ जाती, जादुई गुफा से उसे अच्छा खाना मिलता और वो गुफा उसे प्यार करती और उसे खूब खुशियाँ देती। ऐसे ही एक दिन खाना देरी से बनाने पर रूपा बरखा का हाथ जानबूझकर लकड़ी से जला देती है, जिसके बाद बरखा रोती हुई उस जादुई गुफा में जाती है और उसका जला हुआ हाथ देखकर वो जादुई गुफा बोलती है। बरखा, ये क्या हुआ? किसने किया ये? कुछ भी तो नहीं, वो मैं काम कर रही थी घर का और खाना बनाते हुए गलती से मेरा हाथ जल गया। तुम रोना बंद करो, मैं अभी ठीक करती हूँ इसे। गुफा के इतना कहते ही कुछ नन्ही नन्ही तितलियां आकर बरखा के पास आके उसके हाथ पे बैठ जाती है, साथ ही उसके जख्म को ठीक कर देती है। जिसके बाद वो गुफा बरखा से कहती है, बरखा, तुम दिल की बहुत साफ और बहुत मासूम हो। मैंने कई दफा तुम्हें औरों की मदद करते हुए देखा है, इसलिए तुम्हें दोस्ती के लिए चुना। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारी माँ सगी नहीं बल्कि सौतेली है, जो हमेशा तुम पर अत्याचार करती है, पर तुमने कभी मुझसे उनकी शिकायत नहीं की। लेकिन अब मैं तुम्हारा दुख और नहीं देख सकती। अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारी माँ और भाई को उसका सबक सिखाऊं। पर वो कैसे? अब से जब भी तुम्हारा भाई या माँ तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे, तब उनका वार उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा। मैं तुम्हारे शरीर पर एक सुरक्षा कवच चढ़ाकर भेज रही हूँ। गुफा के इतना बोलते ही ढेर सारे जुगनुओं और तितलियां आकर बरखा के शरीर से लिपट जाती है और उसे एक सुरक्षा कवच में बांध देती है और वो गायब हो जाते हैं। तभी गुफा बोलती है, बरखा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शुक्रिया जादुई गुफा, अब मैं जाती हूँ, देर हो गई है, माँ फिर से गुस्सा करेंगी। इतना कहकर बरखा अपने घर जाने के लिए गुफा से बाहर निकलती है, जहाँ गोलू और रूपा उसका इंतजार कर रहे थे। और रूपा गुस्से में बोलती है, क्यों रे छमक छल्लो, उस दिन की मार भूल गई क्या, जो आज तो फिर मटर गश्ती करने लग गई? आज तो तेरी खाल नोचूंगी। कहीं भी जाने से पहले ना 10 बार सोचेगी तू। गोलू, बेटा बेल्ट लेकर आ जरा। अपनी माँ के कहने पर गोलू जल्दी से बेल्ट लाकर रूपा को देता है और जैसे ही रूपा बेल्ट से बरखा को मारने लगती है, तो वो उस पर वार नहीं कर पाती, बल्कि उसके हाथ अपने आप उसी बेल्ट से गोलू की पिटाई करना शुरू कर देते हैं और गोलू दर्द से चिल्लाते हुए बोलता है, माँ मुझे क्यों मार रही हो? हाय हाय, ये क्या हो रहा है? मेरा हाथ नहीं रुक रहा। मेरे लाल, मैं क्या करूं? अरे कलमुही, कौन सा जादू सीख कर आई है जो ये सब हो रहा है? अरे रोक इसे। रूपा इतना बोलती ही है कि तभी वो बेल्ट रूपा के हाथ से निकलकर गोलू के हाथों में चली जाती है और फिर गोलू अपनी माँ को मारने लगता है। तभी रूपा बोलती है, हाय हाय गोलू, अरे नलायक अपनी माँ को मार रहा है। अरे रोक इस बेल्ट को। बरखा रोको, ये सब क्या हो रहा है? हम वादा करते हैं आज के बाद कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं करेंगे। बस तुम इस जादू को रोक लो, नहीं तो हम दोनों पिट पिट कर ही मर जाएंगे। रूपा और गोलू की बात सुनकर बरखा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और वो बेल्ट बरखा के हाथ में आ जाती है। बरखा उसे जमीन पर रख देती है और बोलती है, माँ, भैया, मैंने आज तक आप दोनों से बहुत प्यार किया, पर आपने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। आज आपको एहसास हुआ होगा कि जब बेवजह के मार पड़ती है तो कैसा लगता है। आज के बाद अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं नहीं, मैं कभी सपने में भी तेरे साथ गलत नहीं करूँगी। हाँ वादा, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। जिसके बाद रूपा बरखा को प्यार से गले लगा लेती है और फिर कभी उस पर कोई अत्याचार नहीं करती और आखिरकार गुफा के जादू से बरखा को उसकी खोई हुई खुशियाँ मिल जाती है। निकिता और धीरज एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और घर वालों को कब से अपनी शादी के लिए मना रहे थे, लेकिन निकिता के घर में कोई भी राजी नहीं था, जिसके कारण
दोनों ने एक दिन मंदिर में शादी कर ली। इस कारण से निकिता के घर वालों ने उसे बुलाना बंद कर दिया। शादी के बाद धीरज और निकिता उसी के घर में एक साथ रहने लगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक दिन धीरज का बिजनेस घाटे के कारण बंद हो गया और इस टेंशन में वो ड्रिंक करने लगा और इस बात की टेंशन उसे इतनी हो गई कि वो ठीक से खाता पीता तक नहीं था, जिस कारण वो कुछ समय में बीमार हो गया, जिसके बाद कुछ ही समय में धीरज की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद निकिता अपने पति के सर को अपनी गोद में रखकर बहुत रोती है और अपने मम्मी पापा को कॉल करके सब बताती है। ये सब सुनकर उसके पिता लोकेंद्र अपनी पत्नी कृष्णा से बोलते हैं, मैं बोलता था ना, माँ बाप को दुखी करके कोई खुश नहीं रह सकता। अब तो आप चुप हो जाइए, हमारी बच्ची के साथ अनर्थ हो गया। हमें अपना गुस्सा थूककर उसके पास जाना चाहिए, आखिर है तो वो हमारी ही बच्ची। लोकेंद्र और कृष्णा अपनी बेटी के घर जाते हैं, जिसके बाद निकिता अपनी मम्मी के गले लगकर खूब रोती है। धीरज के संस्कार के बाद निकिता के माता पिता उसको अपने साथ घर ले आते हैं। इस घटना के बाद से निकिता चुपचाप से रहने लगी थी। ना वो किसी से बात करती, ना ही ठीक से कुछ खाती और समय बीतता जा रहा था। लेकिन उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। कुछ सालों बाद निकिता की हरकतों में सुधार आने लगा और वो हंसने बोलने लगी और इतने सालों बाद निकिता को हंसता खेलता देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और वो अपने पति को निकिता के बारे में बोलती है। निकिता अब थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर रही है, क्यों ना हम निकिता की दूसरी शादी करा दे। आखिर कब तक वो ऐसे जिंदगी गुजारेगी, अभी उसने देखा ही क्या है। हाँ, बात तो सही है, पूरी जिंदगी पड़ी है, दूसरी शादी होगी, वहाँ कम से कम अपने इस अतीत को भुलाकर आगे तो बढ़ेगी। अपने माता पिता की ये बात सुनकर निकिता बोलती है, मुझे नहीं करनी कोई दूसरी शादी, समझ गए आप दोनों। अगर दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर आप दोनों को मैं बोझ लग रही हूँ ना तो मुझे किसी आश्रम में भेज दो। नहीं बेटा, बच्चे कभी माँ बाप के लिए बोझ नहीं होते। मैं तुझे सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हमारे बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा। तुम्हें आगे बढ़कर अपने नए जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक का समय देता हूँ, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वो मुझे मंडे तक बता देना। निकिता के माता पिता इतना बोलकर वहाँ से चले जाते हैं और निकिता आंखों में आंसू लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है, शायद पापा सही कह रहे हैं, मैं कब तक यहाँ रहूंगी। भाई भी शादी कर लेगा, भाभी आ जाएगी, मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। इससे अच्छा है कि जैसा मम्मी पापा कह रहे हैं वैसा ही कर लो। शाम को जब सब टेबल पर खाना खाने बैठते हैं, तब निकिता सबके सामने अपने मम्मी पापा को खाना खाते हुए बोलती है, मम्मी पापा, आप जहाँ मेरी शादी करवाना चाहते हैं वही करवा दीजिए, लेकिन हाँ, जिससे भी करवाएंगे उसे मेरी पहली शादी का सच जरूर बता देना। बहुत जल्दी फैसला ले लिया बेटा तुमने, चलो अच्छा करा। मैं रिश्ते की बात चलाती हूँ। निकिता टेबल से उठकर चली जाती है और कुछ दिनों बाद निकिता के लिए कोई रिश्ता बताता है और उसके माता पिता घर बार अच्छा देखकर उसकी शादी प्रदीप नाम के लड़के से कर देती है। निकिता अपने ससुराल में पुरानी बातें भुलाकर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करती है, लेकिन उसका पति प्रदीप पहले ही दिन निकिता से जबरदस्ती करता है और वो बेचारी ये सोचकर सह लेती है कि शायद यही उसका नसीब है। और ऐसे ही एक दिन जब वो काम से लौटकर घर आता है तो वो निकिता की शक्ल देखकर बोलता है, तेरी लिपस्टिक कैसे उतर गई इतनी जल्दी? और बाहर क्या कर रही थी? किसे देख रही है बाहर? किसी को भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही खड़ी थी। प्रदीप निकिता को मारता है, साथ ही उसे पत्नी होने का दर्जा तक नहीं देता। उसे अपनी पैरों की जूती के बराबर समझ के उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करता और अपनी हवस मिटाता। रोज की तरह प्रदीप घर आता है और आकर सीधा ही निकिता के पास आकर उसे सजा दजा देखकर बोलता है, कौन आया था जो इतना सज धज के बैठी है
और ये बेडशीट भी नहीं बिछी हुई है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप हमेशा मुझ पर शक ही क्यों करते रहते हैं। अगर इतना ही शक है तो कैमरा लगवा लो ना घर में। मैं तैयार आपके लिए हुई थी और किसी के लिए नहीं। निकिता की जुबान चलाने पर वो उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसे खूब मारता है ताकि बाहर उसके चिल्लाने की आवाज किसी को ना जाए। और एक दिन निकिता जब मार्केट जाती है तो वो प्रदीप को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखती है। वो लड़की प्रदीप की बाइक पर पीछे बैठकर उसे कसकर पकड़े हुई थी। ये सब देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर आ जाती है। अपने पति की बेवफाई जानते हुए भी वो सब कुछ सहती रहती है। ऐसे ही कुछ महीने बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है कि तभी उसके पास प्रदीप का कॉल आता है और वो उसे बोलता है, मेरा खाना मत बनाना, मुझे नाइट ड्यूटी लगानी है, मैं घर नहीं आऊंगा। वो समझ जाती है कि प्रदीप जरूर उसी लड़की के साथ होगा, जिसके बाद वो अब इन सब बातों से निकलने की सोचकर अपनी माँ को कॉल लगाकर उसे बोलती है, मम्मी प्रदीप मुझे धोखा दे रहा है। वो आज तक मुझे मारता रहा, मुझ पर अत्याचार करता रहा, लेकिन ये बात मैंने आपको नहीं बताई ताकि आपको तकलीफ ना हो। लेकिन अब पानी मेरे सर से ऊपर जा चुका है। अब प्रदीप दूसरी लड़कियों के साथ घूमता भी है। उसने आज तक मुझे कभी अपना पत्नी होने का दर्जा दिया ही नहीं। तूने आज तक ये बात हमसे छुपा कर रखी क्यों बेटा? पापा ने एक बार बोला था कि माँ को दुखी करके कभी किसी को सुख नहीं मिलता, लेकिन मैंने तो आपकी पसंद से शादी की ना। शायद भगवान ने मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। अब मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे आकर यहाँ से ले जाओ। मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। बेटा मैं तेरे पापा के साथ अभी आती हूँ। निकिता के मम्मी पापा उसके घर उसे लेने आ जाते हैं और प्रदीप को कॉल करके बोलते हैं, हमें तुम्हारी करतूतें पता लग गई है। तुमने बहुत अत्याचार करे हैं निकिता पर। हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं और हाँ, इसे लेने के लिए गलती से भी मत आ जाना। हम जल्दी ही डाइवोर्स पेपर भेजेंगे क्योंकि मेरी बेटी को अब तुम जैसे जानवर के साथ नहीं रहना। निकिता को कुछ समय बाद एक बेटा होता है और वो अपने बेटे को देखते हुए अपनी माँ से बोलती है, अब मैं किसी पर बोझ बन के नहीं रहूंगी। मैं अपना और अपने बेटे का खर्चा खुद उठाऊंगी। आपने मेरे लिए इतना किया वही बहुत है। निकिता थोड़े दिनों बाद ही जॉब पर लग जाती है और उसके बच्चे को उसकी माँ संभालती है और अब वो जॉब जाकर अपना खर्च चलाती और ऐसे ही धीरे धीरे वो पुराने वक्त को एक बुरा सपना समझकर भूल जाती है और जिंदगी में आगे बढ़ती है। और अब वो किसी और के भरोसे नहीं बल्कि अपने दम पर जिंदगी जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।